29 अक्टूबर 2018 दिल्ली के बावना इलाके में कुछ लोग सुबह सुबह सड़क से गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी नजर सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी एक महिला पर जाती है और उसी महिला के पास में ही एक स्कूटी भी पड़ी हुई थी। तो उसे देखकर लग रहा था कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि शायद मामला एक्सीडेंट का है, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए वो लोग उस महिला को उठाते हैं और हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। डॉक्टर उस महिला को देखते ही बता देते हैं कि ये मर चुकी है। उसके बॉडी को अच्छे से चेक करने पर पता चला कि उसे गोली लगी हुई है। इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि इसे किसी ने जान से मारा है। अब ये औरत कौन है और इसे किसने गोली मारी है और इसके पीछे का मकसद क्या था, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे ही ये बात उन लोगों को पता चली तो उनके होश ही उड़ गए। साथ ही में इस घटना की सूचना डॉक्टरों ने पुलिस वालों को दे दी। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल हुए और पूरे मामले की जानकारी उन्होंने जुटाई। इसके बाद पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है जो लोग उस महिला को हॉस्पिटल में लेके आए थे। पुलिस कहते हैं कि सबसे पहले इस महिला को किसने देखा और किसी ने गोली चलने की आवाज भी सुनी थी। पुलिस उन्हें इसी तरीके के कई सारे सवाल करती है, लेकिन जिन लोगों ने उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मदद करी थी उन लोगों ने साफ साफ बता दिया कि उन्हें लगा कि ये एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन अगर उन्हें पता होता कि ये मर्डर का मामला है तो वो लोग सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करते। उन लोगों की बात सुनकर पुलिस वालों को भी ये लगा कि शायद ये सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनका नंबर, उनका एड्रेस और उनका नाम नोट कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें पुलिस वाले कहते हैं कि आपको वापस कभी बुलाया तो आपको थाना आना पड़ेगा पूछताछ करने के लिए। यहाँ पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान पुलिस सबसे पहले ये पता करती है कि आखिर ये महिला कौन है। जब इस महिला को हॉस्पिटल में लेके आए थे तब इत्तेफाक से उस महिला के कंधे पर हैंडबैग फंसी हुई थी। तो पुलिस उसी हैंडबैग को चेक करते हैं। उसी पर्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उसका आधार कार्ड, उसका स्कूल का आईडी और उसका फोन भी। और उससे ही पता चला कि उसका नाम सुनीता है। वो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है और वो दिल्ली की ही रहने वाली है। इसके बाद पुलिस सुनीता के घर के बारे में पता करती है। साथ ही उसके मोबाइल फोन से उसके पति का नंबर भी निकलवाया जाता है और फिर उसे कॉल करा जाता है। सुनीता के पति का नाम मंजित था। वो पैसे से एक प्रॉपर्टी डीलर था। उन्हें बताया जाता है कि आपके पत्नी को किसी ने गोली मारकर रोड साइड फेंका गया है। जैसे ही ये बात उसके कान पर पड़ी तो उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले इसी हॉस्पिटल का लोकेशन और नाम बता देते हैं। मंजित वहां पहुंच जाता है। पत्नी की हालत को देखकर मंजित फूट फूट कर रोने लगता है। फिर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज देते हैं। ये सब होने के बाद मंजित को वो बॉडी सौंप दी जाती है। वो उसे अपने घर लेके जाता है। सुनीता को 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बच्चे अपनी माँ को देख के बहुत रोने लगते हैं। इसके बाद सुनीता का अंतिम संस्कार भी जल्दी से किया जाता है। इधर पुलिस इस केस की जांच में जुटी थी। तो पुलिस पहले सुनीता के पति से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस उसे पूछते है कि क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर आपको किसी पर शक है। मंजित ने बताया कि उसकी पत्नी एक टीचर है और मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। उसने बताया कि हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफी अलग अलग है। हालांकि उसका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें उसके कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन ऐसे दुश्मन नहीं है कि परिवार वालों को मार दे। मंजित ने आगे बताया कि उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उसका किसी के साथ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही किसी के साथ झगड़ा करने वाली वो औरत थी। अब यहाँ सवाल ये है कि सुनीता इतनी अच्छी थी तो उसका कत्ल क्यों करा गया। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां की जांच करती है, लेकिन पुलिस वालों को वहां से कोई भी सुराग और सबूत नहीं मिला इससे पता चल सके कि इसे किसने मारा है। लेकिन दिल्ली पुलिस की मुश्किलें तब और बढ़ने लगी कि जब ये मामला मीडिया के द्वारा पूरे देश में फैल गया, क्योंकि मीडिया में दिल्ली पुलिस की लापरवाही और नाकामी को बार बार दिखाया जा रहा था। इधर सुनीता का पति मंजित भी लगातार मीडिया और पुलिस वाले के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहा था और जब पुलिस पर हर तरफ से दबाव बढ़ता चला जा रहा था तो पुलिस ने इस केस की जांच
और भी तेज कर दी हत्यारे का पता लगाने के लिए। यहाँ दिन रात कोशिश करी जा रही थी, लेकिन पुलिस कामयाब नहीं हो रही थी। उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था और ना ही हत्या का कारण पता चल पाया था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने हार नहीं मानी, जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। उन्होंने लूटपाट के एंगल से भी सोचना शुरू कर दिया कि हो सकता है सुनीता की हत्या लूटपाट के चलते हुई हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि उसके पर्स में सारी चीजें मिली थी। उसका फोन और डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे भी वैसे ही थे और उसके गले का मंगलसूत्र भी उसके गले में ही था। तो इसे देख के लग रहा था कि ये लूटपाट का मामला भी बिल्कुल भी नहीं है और यह हत्या उसके वजह से भी नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस वालों ने सुनीता के घर जाकर छानबीन करने का सोचा कि शायद हो सकता है उसके ही घर से कुछ सुराग और सबूत मिल जाए, और उसी उम्मीद से पुलिस सुनीता के घर पहुंच गई और सुनीता के कमरे को अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई सुराग या सबूत नहीं मिलता। यानी पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। सुनीता के घर की जांच करने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और अब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी बीच सुनीता की बेटी पुलिस वालों के पास आती है और वो उनसे कहती है कि आपको मेरी मम्मी के बारे में जानना है तो उन्होंने लिखी हुई एक डायरी है, तो मैं उनकी लिखी डायरी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जितना हम आपको बताएंगे और जितना मेरे पापा बताएंगे उससे कई ज्यादा आपको वो डायरी बता सकती है। जैसे ही पुलिस वालों ने डायरी के बारे में सुना तो उन्हें फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगी और पुलिस को इस पर ऐसा सबूत मिला था जिससे सुनीता के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती थी। पुलिस तुरंत उस बच्ची से डायरी के बारे में पूछते हैं तो उन्हें वो अपने कमरे में लेके जाती है और अलमारी से निकालकर वो डायरी उन्हें दे देती है। वो बच्चे उन्हें कहती है कि अंकल आपका काम हो जाने के बाद ये डायरी मुझे वापस कर देना, क्योंकि ये मेरी मम्मी की आखिरी यादें हैं। इसके बाद पुलिस वाले डायरी को खोलते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले जैसे जैसे पन्नों को पलटते जा रहे थे वैसे वैसे सुनीता के जिंदगी के राज खुलते जा रहे थे। हालांकि पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं थे, पर ये डायरी मिलने के बाद उन्हें सारे सबूत मिल चुके थे और ये डायरी हत्याकांड की खुद एक गवाह थी। वो डायरी खुद ही कह रही थी और कातिल का चेहरा बेनकाब कर रही थी। दरअसल डायरी में लिखा था कि वो लड़की बहुत गंदी है, उसने मुझे बहुत परेशान करके रखा है और उसने मेरी लाइफ बर्बाद करके रखी है। अब जिंदगी से मन भरता जा रहा है। मेरा पति उस लड़की के लिए मुझसे तलाक मांग रहा है। आज तो मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इस डायरी को पढ़ने के बाद सुनीता के पति का नकाब उतर चुका था और अब ये तो साफ हो गया था कि सुनीता के हत्या के पीछे मंजित का हाथ तो जरूर है। लेकिन डायरी में जिस लड़की का जिक्र था वो कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस वाले मंजित के हर हरकत पर नजर रखने लगे और फिर मंजित के फोन की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि मंजित हर रोज एक मशहूर मॉडल से बात करता था। उस मॉडल का नाम था एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता ने कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया था। एंजल गुप्ता ने शक्ति कपूर के साथ भी एक गाने में काम किया है। अब ये साफ हो गया कि हत्या की स्क्रिप्ट साजिश, प्यार और धोखे पे लिखी गई थी। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मंजित और एंजल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया और फिर उन दोनों से पूछताछ करी गई। लेकिन शुरुआती जांच में वो दोनों इधर उधर की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। लेकिन पुलिस ने उनसे गुस्से से पूछताछ करी तो वो दोनों जल्द ही टूट गए और उन्होंने अपना वो जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर जो सुनीता की हत्या की कहानी बताई वो बहुत हैरान कर देने वाली है। दरअसल इस घटना के 6 साल पहले यानी कि 2012 में मंजित और उसकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। मंजित का काम भी ठीक ठाक चल रहा था और सुनीता की टीचर वाली नौकरी भी काफी अच्छी चल रही थी, क्योंकि सुनीता की सरकारी नौकरी थी तो उन्हें पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। फिर साल 2012 में मंजित किसी होटल में जाता है तो उसने वहां देखा कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तो मंजित वहां जाता है, उन लड़के को वहां से हटाता है और उस लड़की को बचाता है, जिसके वजह से वो लड़की मंजित से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों आपस में जान पहचान कर लेते हैं और फिर वहां बैठकर उन दोनों में बातें शुरू हो जाते हैं। वो दोनों अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं।
मंजित उससे बात करते हुए बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, साथ ही उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी है। एंजल गुप्ता उसे अपने बारे में बताती है कि वो दिल्ली की रहने वाली है, वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के रूप में इधर उधर भटक रही है। इसी तरह से बातें करते करते वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद उन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान एंजल गुप्ता मुंबई चली गई और उसे वहाँ फिल्म में अच्छे काम मिलने लगे थे, यानी वहाँ पर उसकी किस्मत ही खुल गई। उसे कई सारी फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिल गया, जिससे उन दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के लिए कितने लकी है। यानी उनके रिलेशन में आने के बाद उनकी किस्मत ही बदल चुकी थी। इसके बाद कई सालों तक उनका प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और फिर उन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई, वो फिजिकल भी होने लगे थे। इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें शादी कर लेना चाहिए। एंजल को तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन इधर एक तो मंजित की उम्र हो चुकी थी और दूसरी बात ये थी वो पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए मंजित को शादी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन ये बात पता होते हुए भी उन दोनों ने रिलेशन अपना जारी रखा। मंजित जब अपने घर से रात भर गायब रहने लगा था, तब सुनीता को उसके ऊपर शक आने लगा और फिर एक दिन शक के दायरे में उसने मंजित का फोन चेक कर लिया। फोन चेक करने के बाद सुनीता को पूरा यकीन हो गया था कि उसका पति इसी लड़की के साथ रिलेशन में है। इसके बाद सुनीता ने इस रिश्ते को विरोध करना स्टार्ट कर दिया। सुनीता के विरोध करने पर मंजित और एंजल को लगने लगा था कि सुनीता के होते हुए वो दोनों कभी शादी नहीं कर पाते, इसलिए उन दोनों ने सुनीता को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया। सुनीता को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने एक तीसरे आदमी को चुना और वो व्यक्ति कोई और नहीं, एंजल गुप्ता का मुंह बोला बाप राजीव गुप्ता। यानी एंजल गुप्ता उसको अपना पिता मानती थी। प्लान के अनुसार वो दिल्ली से मेरठ पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने सुपारी किलर से मुलाकात की। सुपारी किलर ने सुनीता को रास्ते से हटाने के लिए 18 लाख की मांग की और फिर घटते घटते ये डील 10 लाख में फाइनल हो गई। इसके बाद सुपारी किलर को 2.5 लाख रुपए एडवांस दिया गया और फिर बाकी की रकम काम होने के बाद। फिर वो डेट आई 29 अक्टूबर 2018, जब सुनीता अपने घर से स्कूल के लिए घर से निकली थी, तो रास्ते में घात लगाए हुए सुपारी किलर ने सुनीता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो वहां से भाग गया। अब ये सब पता चलने पर उन दोनों को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। उन्हें जो सजा मिलनी थी वो सजा उन्हें मिल गई। फिर प्यार के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। अगर आपको इस केस के बारे में कुछ कहना है तो आपके लिए ही ये कमेंट बॉक्स बनाया गया है, तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।